नमस्कार दोस्तों, 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी रायपुर में हुई। इस संगोष्ठी का संपूर्ण विवरण वैज्ञानिक चेतना .com पर विकास कुमार ने पेश किया है, जिसकी यह खबर है। रायपुर में आदिवासी समाज दशा और दिशा विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी से खुले आदिवासी विमर्श के नए आयाम। ये संगोष्ठी विवरण का शीर्षक दिया गया है। विकास कुमार द्वारा यह खबर छपी है। आज़ादी के 70 साल बाद भी आदिवासी समाज आज संघर्षों से जूझ रहा है। देश में 10.4 करोड़ आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा तथाकथित विकास के मॉडल के कारण आज अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है। आज़ादी के बाद सरकार के नेहरूवियन मॉडल से आदिवासियों के हिस्से सिर्फ विस्थापन, पलायन, गरीबी और भुखमरी आई। वही आदिवासी समाज पर सांस्कृतिक हमले भी तेजी से हुए हैं, जिससे उनकी भाषा और उनके अस्तित्व को खत्म करने की बड़े पैमाने पर कोशिश की गई। आदिवासी समाज के साथ अकादमिक समाज ने भी धोखा दिया है। अंग्रेजों के बाद राष्ट्रवादी स्कॉलर्स के चश्मे से भी आदिवासियों को अविकसित, पिछड़ा कहा गया। वही एक सकारात्मक पहलू यह रहा कि पिछले कुछ वर्षों से भी विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में आदिवासी बहुजन समाज की भागीदारी बढ़ रही, जिसके कारण आदिवासी इतिहास, संस्कृति पर नए सिर से शोध कार्य छात्रों द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा आदिवासी समाज में नई चेतना का ही नतीजा है कि अनेक प्रगतिशील मंच भी जमीनी संघर्षों की आवाज़ों से जगह दे रहे हैं, जो आदिवासी समाज की दशा की चर्चा के अलावा उनको दिशा देकर संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में मूल निवासियों की भाषा एवं संस्कृति के विविध आयाम, आदिवासी समाज दशा और दिशा विषय पर गोंडवाना स्वदेश मासिक पत्रिका एवं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ने रायपुर के शहीद स्मारक भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। कोरोना काल के बाद हुए आदिवासी विमर्श पर यह देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, जिसकी व्यापकता का अंदाजा इस बात से होता है कि 3 दिन तक चले कार्यक्रम में कुल लगभग 270 लोगों ने भाग लिया था। इसमें 200 शोधार्थी थे। प्रतिभागियों में रिसर्च स्कॉलर, प्रोफेसर्स, जमीनी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। मुख्य मंच पर सेशन के अलावा पैरेलल सेशन सहित 15 सत्रों में 200 शोध पत्रों को देश भर के विभिन्न यूनिवर्सिटीज से आए हुए शोधकर्ताओं ने प्रेजेंट किया। शिक्षा, पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति, आदिवासी पारंपरिक ज्ञान, आदिवासी साहित्य, आदिवासी महिलाओं की स्थिति, इन जैसे आदिवासी समाज से जुड़े तमाम विषयों पर शोध का निष्कर्ष बताया गया। रिसर्च पेपर प्रस्तुति के अलावा 6 थीमेटिक सत्र भी थे, जिसमें 15 वक्तागण बोले और 6 अध्यक्षीय भाषण हुए। इसके अलावा कई छत्तीसगढ़ के आदिवासी कैबिनेट मंत्री, विधायक, आदिवासी परिषद के मुख्य पदाधिकारियों ने भी इसमें शिरकत की और आयोजकों को प्रोत्साहन दिया। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता नामी शिक्षाविद वर्जीनियस खाखा थे, जिन्होंने आदिवासी समाज को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए कहा कि अंग्रेजी शासन से पहले आदिवासियों की स्वशासन प्रणाली थी,
जल जंगल जमीन पर कब्जा था, लेकिन अंग्रेजी शासन काल में पहली बार आदिवासी अपने संसाधन पर अपना हक खोने लगे। 1793 में जमींदारी सेटलमेंट जैसे कानून ने इस प्रक्रिया को तेज किया, लेकिन आदिवासी विद्रोह का ही नतीजा रहा कि अंग्रेजों ने आदिवासी समाज को अपनी पारंपरिक व्यवस्था से गर्व करने का हक तो जरूर दिया, लेकिन अंग्रेजों की मार्केट इकोनॉमी की व्यवस्था ने आदिवासियों को जंगल जमीन से बेदखल किया। वही 1860 में वन पॉलिसी से भी आदिवासी अपने जंगल खोते रहे। आज़ादी के बाद भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में कारखाने और बांध जैसे विकास कार्य की भेंट आदिवासी ही चढ़े। भले ही यह विकास समाजवाद के शब्दावली से किया गया और जो सबकी बराबरी की बात करता था, शोषण की यह प्रक्रिया ब्रिटिश काल से भी ज़्यादा रही। अंग्रेज सिर्फ आदिवासी संसाधन लूटते थे, बदले में कुछ नहीं लेते थे, सिर्फ मिशनरीज को ग्रांट देते थे। वही पोस्ट कॉलोनियल भारत सरकार भी लूट रही थी, लेकिन उसने बदले में आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे संवैधानिक प्रावधान आदिवासियों के हक में जरूर दिए। इस व्यवस्था ने आदिवासियों को मध्यम वर्ग जरूर तैयार किया, लेकिन नव उदारवाद से उत्पन्न निजीकरण के दौर में आदिवासी समाज में जो पहलू मिल रहा था, वह मिलना अब बंद हुआ। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के आगे बढ़ने की दिशा का समाधान यही है कि आदिवासी स्वायत्त विकास करें। उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत का उदाहरण देकर कहा कि विभिन्न संस्थानों के कारण राजनीतिक शक्तियां लोगों के पास रही, वही मध्य भारत में आदिवासियों की स्थिति इसकी विपरीत है। उन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को भी 6ठी अनुसूची क्षेत्रों जैसे राज्यों की तरह शक्तियां मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक नए आर्थिक राजनीतिक ढांचे की जरूरत है, जिससे आदिवासी खुद अपनी विकास को तय करे, ना कि टॉप टू बॉटम व्यवस्था में उलझे रहे। देश भर से आए शोधार्थियों ने इस संगोष्ठी में पेपर प्रस्तुतिकरण किया। देश के विभिन्न हिस्सों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, ओडिशा, झारखंड, दिल्ली, इन जैसे राज्यों से आए छात्रों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी पारंपरिक ज्ञान, आदिवासी साहित्य, विस्थापन की समस्या, आदिवासी महिलाओं की स्थिति इत्यादि जैसे आदिवासी समाज से जुड़े तमाम विषयों पर अपने शोध कार्य का निष्कर्ष बताया। वर्धा यूनिवर्सिटी के एक शोधार्थी छात्र ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट टाइगर रिजर्व में बसे कोरकू जनजाति के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर अपना शोध प्रपत्र प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ के एक छात्र ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के आदिम जनजाति भारिया द्वारा उपयोग की जा रही जड़ी बूटियों यथार्थ पारंपरिक ज्ञान पर प्रकाश डाला। एक छात्र ने आदिवासी साहित्य दिशा और दशा पर पेपर प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने गैर आदिवासियों द्वारा रचित साहित्य में आदिवासी चित्रण की भी बात की। छत्तीसगढ़ की एक शोध छात्रा ने बस्तर में गोंड आदिवासियों के बीच गोटुल परंपरा का जिक्र भी किया। कुल करीब 200 शोध पत्रों की प्रस्तुति हुई। एक सत्र के बाद सवाल जवाब भी होता था, जिसमें ऑडियंस शोधार्थियों से उनके रिसर्च पेपर से जुड़े सवाल पूछते थे।
कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर विपिन जो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि कैसे आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों द्वारा आज़ादी के बाद के समय में राष्ट्रवादी शिक्षाविदों द्वारा आदिवासी इतिहास औपनिवेशिक ढांचे में लिखा गया। दोनों के द्वारा आदिवासियों को जंगली पिछड़ा कहा गया। इसका नतीजा यह रहा कि आज़ादी के बाद भी इनके रिसर्च का प्रभाव सरकारों द्वारा बने पॉलिसीज़ पर भी पड़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में किए गए शोध ही सरकारों की विचारधारा तय करती है। आदिवासियों को अनुसंधान के लिए डेटा के रूप में इस्तेमाल किया गया और लिंडा स्मिथ के शब्दों को कोट करते हुए कहा कि अनुसंधान आदिवासी समुदाय के लिए एक अभिशाप साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि आदिवासी बच्चों को प्रभुत्व वर्ग द्वारा किसी तरह उनके समाज, इतिहास, धर्म, संस्कृति से अलग किया जा रहा है। उन्होंने भुवनेश्वर में स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का उदाहरण देकर बताया कि किस तरह से आवासीय विद्यालयों में हजारों आदिवासी बच्चों को सभ्य बनाने और मुख्यधारा में लेकर आने के उद्देश्य से उनको उनकी जड़ों से हटाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में शोध कार्य में जनजातीय और आदिवासी ज्ञान मीमांसा की आवश्यकता है। यह ज्ञान मीमांसा आदिवासी समुदायों के नज़रिए और अनुभव से उभरनी चाहिए। दुनिया भर में आज रिसर्च में गैर औपनिवेशिकरण की पद्धति को अपनाया जा रहा है। भारत में भी आदिवासी समुदायों पर शोध कार्य में इसी पद्धति की ज़रूरत है। देश भर से आदिवासी संघर्षों की आवाज़ इस संगोष्ठी में निकली है। देश भर में जल, जंगल, जमीन को बचाने का संघर्ष जारी है। राष्ट्रीय संगोष्ठी ने इस जमीनी आवाज़ों को मंच प्रदान किया और देश भर से सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आदिवासी समाज की जड़ के बारे में बात रखी। अपनी जमीनी लड़ाई के बारे में विस्तार से चर्चा की। झारखंड के राजनीतिक कार्यकर्ता जेरोम जरॉड कुजूर ने झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व एवं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रोजेक्ट से गांवों के विस्थापन की समस्या पर बात रखी। ओडिशा के समाज सेवी गोपीनाथ मांझी ने 1955 में ओडिशा में हीराकुद डैम के निर्माण से हुए संबलपुर जिले में विस्थापन की समस्या पर बात की और कहा कि सरकारों द्वारा मुआवजा आज तक कई लोगों को नहीं मिला। आज भी झारसुगुड़ा में व्यापक स्तर पर कोयला माइनिंग हो रही है, जिससे प्रदूषण और विस्थापन की समस्या से आदिवासी समाज प्रभावित हुआ है। असम के काजीरंगा से आए हुए राजनीतिक कार्यकर्ता प्रणव ने कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग और कॉन्जर्वेशन की जब बात हो रही है तब आदिवासियों की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि असम में आज भी 1% बाकी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ समुदाय द्वारा वन संरक्षण की संख्या ज़्यादा है। लेकिन असम में बढ़ते टूरिज्म से आदिवासी समाज पर बढ़ रहे संकट पर चिंता जाहिर की। विदेशी फंडिंग से जीव जंतु संरक्षण के नाम पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। टूरिज्म के नाम पर रिपोर्ट और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जबकि आदिवासी समुदाय ही सदियों से जानवरों के साथ सह अस्तित्व में रह रहे हैं। लेकिन इस विकास का विरोध भी समुदाय द्वारा किया जा रहा है और टूरिज्म के नाम पर टूरिस्टों के लिए नाच गान करने से वे मना कर रहे हैं। आदिवासी ज्ञान विज्ञान पर चर्चा भी संगोष्ठी में हुई है।
एक सेशन में चाईबासा झारखंड के समाज सेवी मुकेश बिरुआ ने कहा कि आदिवासी समाज की परंपराएं विज्ञान आधारित है। पेशे से इंजीनियर रह चुके बिरुआ ने गोंडवाना समय की घड़ी के बारे में कहा कि यह घड़ी दाएं से बाएं चलती है, लेकिन समय बिल्कुल सही बताती है। यह आदिवासी दर्शन और उससे जुड़ी तमाम संस्कृति परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें आदिवासी हल भी इसी चक्र में जोतते हैं, हाथ की चक्की भी इसी दिशा में चलाते हैं, शादी से लेकर नृत्य भी इसी दिशा में होती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गतिविधियां भी इसी दिशा में होती है, जैसे पृथ्वी भी इसी दिशा में घूमती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी इसी दिशा में घूमते हैं। उन्होंने कहा कि 2004 में भी अंडमान के आदिवासी इसी कारण सुनामी से बच पाए, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक गतिविधियों की पहले से ही जानकारी थी। इसके अलावा उन्होंने ऐसी कई आदिवासी मान्यताओं का जिक्र किया जो विज्ञान पर आधारित है। उन्होंने मुख्यधारा मीडिया पर आदिवासी खानपान के बारे में अज्ञानता का आरोप लगाया। इसी कारण पौष्टिक मूंगा साग खाने पर भी उन्होंने गरीबी के कारण खास खाने की सनसनीखेज हेडलाइन बनते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आखिरी दिन के समापन सत्र में प्रोफेसर सोना झरिया मीन्स वाइस चांसलर सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका झारखंड मुख्य वक्ता थी। उन्होंने आदिवासियत को पुनः प्राप्त करने पर जोर दिया। देश भर के आदिवासी को विभिन्न विविधताओं के बावजूद संविधान में उन्हें शेड्यूल्ड बताया गया। समय है कि फिर से आदिवासी और आदिवासियत को परिभाषित किया जाए। आदिवासियों को बराबरी का दर्जा मुश्किल से दिया जाता है। आज स्ट्रेटेजी के तहत आदिवासियों के अस्तित्व को ही विलुप्त करने की बात चल रही है। हमारे इतिहास के आदिवासी नायकों ने अपने समय में आदिवासी की दशा को बखूबी से समझा और संघर्षों को दशा दिया। उनसे आज प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा ही मौजूदा व्यवस्था को खारिज करने की क्षमता देती है और हमें विकल्प देती है। आज हमें सिर्फ अपनी दुर्दशा पर रोने के बजाय अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है। आदिवासी समाज के पास आज पारंपरिक और आधुनिक युग के मॉडल दोनों का अनुभव है और इन अनुभवों के आधार पर खुद की दिशा बदलने की क्षमता भी उनके पास है। छत्तीसगढ़ सरकार के कला विभाग के मंत्री अमरजीत भगत भी कार्यक्रम के समापन सत्र में उपस्थित थे और आयोजकों को बधाई दी और हर साल सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को समर्थन करने की बात उन्होंने कही। 3 दिन तक चले कार्यक्रम में संस्कृति कर्मियों की भी भागीदारी रही। छत्तीसगढ़ के विख्यात कलाकार घनश्याम सिंह ठाकुर, जो 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुके हैं, उन्होंने अपनी टीम के लोककला कर्मा गीत और नृत्य की प्रस्तुति से समा बांधा। इसके अलावा कार्यक्रम में किताब विमोचन भी हुआ। युवा कवि लेखक रमन कुमार द्वारा संपादित हिंदी दलित कविता आंदोलन और जागृति की पक्षधर नामक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कार्यक्रम से शोधार्थी हुए लाभान्वित। इस कार्यक्रम में आए देश भर के प्रमुख संस्थानों से आए शोधार्थी कार्यक्रम से लाभान्वित होने की बात करते हैं। जेएनयू के समाजशास्त्र के शोधार्थी धीरज कुशवाहा ने 3 दिनों के अनुभव के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें
आदिवासी समाज की मौजूदा दशा के बारे में नई जानकारी मिली। कार्यक्रम से यह दिशा भी दी जा रही है कि कैसे आदिवासी समाज के संघर्षों को आगे लेकर जाया जाए और अकादमिक काम में किस तरह से आदिवासियों का चित्रण किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि तथाकथित मुख्यधारा में जो विकास की परिभाषा है वह आदिवासियों की परिभाषा से बिल्कुल अलग है और विकास की शब्दावली को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा है उसे चैलेंज करके दोबारा इतिहास लिखने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा की छात्रा सुकेशनी थोराट भी बताती है कि कार्यक्रम में देश भर से आए शोधार्थी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुनने का मौका मिला और आदिवासी संस्कृति जो लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही है, ऐसे में इस मंच में इसे बचाने के बारे में सार्थक चर्चा हुई। संगोष्ठी के बीच राष्ट्रीय संगोष्ठी से खुले आदिवासी विमर्श के नए आयाम। इसमें पिछले 1.5 साल से आम जनजीवन प्रभावित रहा। इसके अलावा कॉलेज भी बंद रहे, जिससे छात्रों पर अच्छा खासा प्रभाव रहा। आवाजाही बाधित होने पर शोध कार्य भी प्रभावित हुआ। कोरोना काल के कारण विचार विमर्श की ऑनलाइन वेबिनार तक ही सीमित रहा। ऐसे में राष्ट्रीय संगोष्ठी का खास महत्व था, जिसमें आदिवासी मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। किसी भी समाज को आगे लेकर जाने के लिए उसकी मौजूदा स्थिति की गहरी समझ जरूरी है। उसके ऐतिहासिक परिवेश की भी जानकारी जरूरी है, जिससे उस समाज की सामाजिक राजनीतिक ढांचे की समझ मिले, जिसके कारण उत्पीड़न की मौजूदा परंपरा जारी है। कार्यक्रम की चुनौतियों के बारे में बात करें तो इस बार प्रतिभागियों की संख्या 2019 में आयोजित कार्यक्रम की तुलना में कम रही। अब भी देश में कोरोना के कारण आवागमन की स्थिति पूरे तरीके से सामान्य नहीं हो पाई है। ऐसे में सुदूर इलाके में रहने वाले कई प्रतिभागी कार्यक्रम में पहुंच नहीं सके। गोंडवाना स्वदेश ने इस कार्यक्रम को सरकार के सहयोग के साथ किया। ऐसे में सरकार के मंत्री, विधायक और अन्य अतिथि के अनिश्चित आगमन से कार्यक्रम के तय समय में कई बार फेर बदल हुए, जिससे आयोजक और प्रतिभागी दोनों को परेशानी हुई। सरकार के साथ कार्यक्रम करने पर आयोजकों पर कई दायरे होते हैं, लेकिन फिर भी आदिवासी मंत्रीगण द्वारा यह आश्वासन देना कि इस मंच के द्वारा किसी भी आलोचनात्मक विमर्श की खुली छूट दी गई थी, चाहे वह सरकार के खिलाफ क्यों ना हो, सुनना सुखदायी था। कार्यक्रम में आदिवासी और अन्य शोषित समाज के शोध छात्रों की भागीदारी भी अच्छी खासी रही। लड़कियों की संख्या भी ठीक थी। 30 अक्टूबर यानी कार्यक्रम के आखिरी दिन आयोजकों ने कार्यक्रम का घोषणा पत्र पढ़ा। सभी प्रतिभागियों ने भी खड़े होकर इससे सहमति जताकर आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने की इस सामूहिक लड़ाई में अपनी हामी भरी। हम लोग यहाँ 28 से 30 अक्टूबर 2021 के बीच आदिवासी समाज, वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके द्वारा संगोष्ठी के समापन में यह घोषणा करते हैं, वर्तमान में जब मूल निवासी आदिवासी ज्ञान और शासन प्रणाली के महत्व पर वैश्विक संवाद चल रहा है, जो दुनिया के सामने आने वाले खतरों का एक प्रमुख समाधान है, इस ऐतिहासिक परिवेश में राजसत्ता और उसके प्रतिनिधियों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा कि वे इस चुनौती का डटकर मुकाबला करें
वह सामने से नेतृत्व करे। हमने अपने तीनों के विचार विमर्श में यह निष्कर्ष निकाला कि आदिवासी लोगों और उनकी इतिहास ज्ञान प्रणालियों और विश्व दृष्टि को मान्यता दिए बिना वैश्विक दुनिया जलवायु संकट और विनाशकारी विकास के रूप में सामना कर रहे वर्तमान संकटों का समाधान नहीं ढूंढ सकती और जीवित नहीं कर सकती है। देश और दुनिया के लिए एक जोरदार और स्पष्ट संदेश होना चाहिए कि आदिवासी न्याय प्राथमिक न्याय है जिसे पितृसत्ता, सैनिकीकरण, कट्टरवाद और पूंजीवाद के माध्यम से इस देश में निहित कई प्रकार के अन्याय के साथ संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। आदिवासी न्याय को तब आधार बनाया जा सकता है जब आदिवासी ज्ञान मीमांसाओं और इतिहासों को आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया हो, अपवाद के रूप में नहीं। विचार विमर्श में आदिवासी समाजों और इस तरह वैश्विक दुनिया की भविष्य की दिशाएं क्या हो सकती है, इस पर कई सुझाव दिए गए। निम्नलिखित घोषणा 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुई विचार विमर्शों से उभरी हुई। संविधान और विभिन्न अधिनियमों जैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची, पेशा वन अधिकार अधिनियम, भूमि हस्तांतरण की रोकथाम के कानून, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आदि कानूनों में निहित सुरक्षा प्रावधानों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की एक आसन आवश्यकता है। औद्योगिक और खनन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, वन और पर्यावरण मंजूरी से संबंधित कानूनों में पिछले और प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करने की एक आसन आवश्यकता है, जिनका उद्देश्य आदिवासी बसाहटों तक तथा वन क्षेत्रों पर उद्योग और खनन परियोजनाओं की स्थापना में सरकार और निगमों की जवाबदेही की और आसान बनाना है। संगोष्ठी ने 2014 में भारत सरकार को सौंपे गए खाका समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा पहचानने और लागू करने की आवश्यकता को दोहराया। संगोष्ठी ने आदिवासी क्षेत्र के बढ़ते सैनिकीकरण और आदिवासी समुदायों और पर्यावरण मानवाधिकार रक्षकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन और हिरासत में हिंसा को अस्वीकार किया और देश भर में आदिवासी क्षेत्रों के सैनिकीकरण और इस तरह की ढांचागत हिंसा को समाप्त करने की मांग की। संगोष्ठी में वन्यजीवों के संरक्षण और वनों के संरक्षण के नाम पर आदिवासी लोगों की जबरन बेदखली पर सवाल उठाया गया। सुरक्षित क्षेत्र का विचार आदिवासी लोगों के संवैधानिक अधिकारों, वन क्षेत्रों में उनकी पहुंच, बसाहटों के अधिकार को रोंद रहा है। यदि आदिवासी लोगों के अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती है तो अनुसूचित क्षेत्रों में जहां संरक्षण परियोजनाओं को लागू किया जाता है, सीएफआर और पेशा पर कार्यान्वयन
को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। आदिवासी विश्वास प्रणाली इस विश्वास प्रणालियों पर आधारित पवित्र और सामुदायिक संस्थानों के विचार को आधुनिकता और विकास के नाम पर निंदित और नष्ट कर दिया गया है। इसे चुनौती देने की ज़रूरत है और आदिवासी विश्वास प्रणालियों को अच्छी तरह से स्थापित और तर्कसंगत ज्ञान प्रणालियों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और औपचारिक मान्यता दी जानी चाहिए ताकि उन्हें क्षय का सामना न करना पड़े। हम राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने वाले यह घोषणा करते हैं और नागरिक समाज, राजनीतिक नेतृत्व और सरकारों से इस रायपुर घोषणा के माध्यम से की गई मांगों का सम्मान करने और उन्हें लागू करने की अपील करते हैं। ये इस तरह से संगोष्ठी का संपूर्ण विवरण विकास कुमार स्वतंत्र पत्रकार और रिसर्चर है, वे वैज्ञानिक चेतना के साथ भी जुड़े हैं। उन्होंने यह समाचार वैज्ञानिकचेतना.com पर प्रसारित किया है। आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।